everyone. So today I'm going to interact with Gaurav. Gaurav की journey is very inspirational. 30 PSU, 30 exams Gaurav wrote. 30 exams he wrote and he failed. I'll say fail because written भी नहीं निकला, interview में नहीं पहुंच पाया. He could not get it. The first success he got after 30 failures was Uttar Pradesh Public Service Commission का polytechnic lecturer. And not only cleared written, he cleared interview also and got selected. So 30 बार कुछ नहीं मिला, 30 times got nothing, eventually got selected. And you will find that Gaurav is a very positive individual. He is from Bihar, and there were only 30 journal seats in Uttar Pradesh for mechanical lecturer. Even then he was motivated कि मैं ये seat ले लूंगा. And as per him अगर 3-4 की भी होगी तो मेरी हो जानी चाहिए. ये motivation despite of 30 failures, from where this motivation comes? All of us should learn that life moves on positivity, not on negativities. We keep on focusing negative. हम negative की तरफ focus करते रहते हैं, positive भूल जाते हैं. लेकिन जो life चलता है, जो result आता है, वो positivity के base पे आता है, negativity के base पे नहीं. We should not focus on negativity. We should not see कि 3 लाख लोगों ने एग्जाम लिखा, उसमें से 50 सिलेक्ट हुए तो बाकी सारे फेल हो गए. तो आपने किसको देखा? फेलियर को नहीं देखना है. See the people who got selected, see the people who got success. और ऐसे हीरोज हमारे बीच में होते हैं जो उस पॉजिटिव बेस पे चलते हैं. और आप देखोगे जो बच्चा सिलेक्ट होता है, जो इवेंचुअली सक्सेसफुल होता है, उसके अंदर ये चीज है कि वो पॉजिटिविटी देखता है, पॉजिटिव रहता है और लगा रहता है. फ्रस्ट्रेशन, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. लो पीरियड सबके फेज लाइफ में फेज आता है. एवरीबॉडी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, बट हाउ क्विकली यू ओवरकम दैट फ्रस्ट्रेशन एंड स्टार्ट पुशिंग, स्टार्ट परसिवियरिंग, वो मैटर करता है. इंटरेक्ट करते हैं गौरव के साथ और आपको बहुत अच्छा लगेगा. एंड इसकी पूरी जर्नी गौरव के सुन के, और मे बी आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हों जिनको ये चीज मोटिवेट करे और अपने जर्नी पे आप पॉजिटिवली चले जाएं. सो लेट्स लिसन टू व्हाट गौरव इज टू से. ओके गौरव, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू फॉर द टाइम यू स्पेयर्ड, और मैं आपको कंग्रेचुलेशंस करता हूं ऑन योर सक्सेस एंड सिलेक्शन एज लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश. थैंक यू सर. सर आपके मतलब कि आपके वीडियो से मैं मतलब कि इंटरव्यू के जितने भी सर स्टफ थे, एफएम के, सॉन्ग के, आईसीजन के, टीडी के, मैंने आपसे ही पढ़ा है. तो उससे मतलब काफी थ्योरी मेरी ठीक थे, लेकिन जो इंटरव्यू के जो आंसर तैयार होता है ना, वो मेरा उस हिसाब से वो नहीं था कि मैं उसे पोर्ट्रे कर पाऊँ, मैं बता सकूँ. तो आपका मुझे काफी हेल्प हुआ. तो आपके जो इंटरव्यू सेशंस थे, गाइडेंस थे वो यूट्यूब में, उससे मुझे काफी हेल्प हुआ. तो थैंक्स टू यू सर, मतलब कि मुझे इंटरव्यू में यहाँ बुलाने के लिए. ओके गौरव, आपकी मैं देख रहा था, आपका जर्नी देख रहा था, एंड इट इज अ वेरी इंस्पिरेशनल. मतलब वो जर्नी देख के किसी भी बच्चे को मोटिवेशन मिल जाएगा. उसको ये पता लग जाएगा कि लाइफ में कितने स्ट्रगल, कितनी मेहनत और कितनी फेलियर्स के बाद आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं. और जब तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको पेशेंस के साथ चले रहना चाहिए. तो आपकी जो जर्नी है वो उसका एक एग्जाम्पल है. तो गौरव, आप जानते हैं यहाँ पे इंटरेक्शन का जो मेन पर्पस होता है, दैट इज जो स्टूडेंट्स उस फेज में हैं जहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उनको आप जैसे लोगों की जर्नी पता चले और वो आगे अपना जो जर्नी है वो मोटिवेशन के साथ आगे परस्यू करें. वो एग्जांपल्स उनके सामने लाए जाएं जिनसे उनको पता लगे कि लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वी आर टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स. सो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ गौरव. अब क्योंकि आपकी जर्नी बहुत लंबी है और उस जर्नी में बहुत से ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत से उसमें ट्रबल्स थी, बहुत से फेलियर्स थे. तो आप उसको हमें सारा बताएं. उससे पहले आप अपना बैकग्राउंड हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, कब आपने ग्रेजुएशन किया है, और अभी प्रेजेंटली आप क्या कर रहे थे, ये छोटा सा पार्ट. एंड देन वी कम टू कि आपकी फेलियर्स की स्टोरी कैसे रही है, वो हमारा दूसरा पार्ट रहेगा. तो पहले आपकी बैकग्राउंड. सर मैं गौरव कुमार हूँ. मैं एक्चुअली मैं बिहार से रहने वाला हूँ. और मैंने अपने 10th और खत्म किया बिहार से कटिहार से. और मेरी जो ग्रेजुएशन है सर वो हुई है सीवी रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भुवनेश्वर से. और मैं सर 2019 पास आउट, बीटेक पास आउट. ओके, 2019 में आपने पास आउट किया, राइट? यस सर. ओके गुड. अच्छा गौरव, अब आप एक एक करके बताते जाएं बहुत क्लियरली कि आप जब ग्रेजुएशन आपका हुआ और अब तक की जो जर्नी थी 3 साल की, वो कैसी है. क्योंकि आपने जो मेरे को बताया है कि ये आपने एग्जाम्स दिए और ये प्रॉब्लम्स आई, तो वही चीज आप शेयर कीजिए यहाँ व्यूअर्स के साथ. सर मैं 2019 में पास आउट हुआ.
और जैसे कि सब वहाँ 2009 कॉलेज में फोर्थ ईयर में रहते हैं तो एक अलग जोश रहता है, एक अलग उत्साह रहता है गेट और ईएससी के लिए। हम लोग लगता है सारा चीज वही है हमारे लिए। तो मैंने भी वही सोच के वहां से निकला, गेट और ईएससी में मतलब कि फोड़ना है ऐसा। बट हुआ क्या कि 1-2 साल मैंने दिया तो मेरे गेट में 10,000 रैंक के अप्रॉक्स आ रहे थे और ईएससी भी एज पर हो नहीं रहा था। तो होता क्या एक्चुअली, मतलब कि 1 साल 1.5 साल के बाद ये यही चला, 2 साल मैंने 2 अटेम्प्ट दिए गेट और ईएससी के, तो प्रीलिम्स किसी का निकल नहीं रहा था, रिटर्न किसी का निकल नहीं रहा था। तो एक्चुअली मुझे ये समझ में आया कि कुछ मतलब कि एग्जाम्स होते हैं ना, तो इसके लिए आपको ढूंढना, आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है कि आप किस एग्जाम के लिए बने हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसा कि सर मैंने जर्नी में था कि मैं 30+ पीएसयू एग्जाम्स फेल कर चुका हूँ, मतलब कि एवन एवन रिटर्न भी किसी का नहीं निकाला मैंने। तो सर उससे पता चलता है कि मैं एकदम एवरेज हो या बिलो एवरेज आप बोल सकते हो। तो हम लोग जैसे मतलब कि टॉपर नहीं, टॉपर लोग जैसे होते हैं वो गेट भी निकाल लेते हैं, ईएससी भी निकाल लेते हैं, पीएसयू भी निकाल लेते हैं। पर मुझे लगता है सर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरी कैटेगरी के होंगे, जो सारे एग्जाम्स को उतना नहीं निकाल पाते, तो मुझे हम लोग को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा एग्जाम बना हुआ है, किस एग्जाम के लिए हम लोग बने हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फ एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि हम लोग गिव अप कर रहे हैं। हम लोग को गिव अप नहीं करना है, हम लोग को टेक्निकल पे ही फोकस करना, लगे रहना है जब तक हो नहीं। लेकिन एक अप्रोच होती है, एक हो जाती है टेक्निकल अप्रोच, एक न्यूमेरिकल अप्रोच होती है, एक थ्योरेटिकल अप्रोच होती है। हम लोग को पहचानना पड़ता है कि हम लोग किसमें बेटर है। कोई न्यूमेरिकल अप्रोच में बेहतर होता है, जैसे कोई अगर गेट में बेहतर है तो एसी में बेटर नहीं है, कोई अगर एसी में बेटर है तो गेट में बेटर नहीं है। तो वो मुझे सेल्फ एनालिसिस करने में टाइम लगा, लेकिन थैंकफुली मैंने 1.5-2 साल में वो सेल्फ एनालिसिस किया। तो मुझे ये पता चला कि न्यूमेरिकल अप्रोच अभी थोड़ा रहने देते हैं, मैं थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच में थोड़ा ज़्यादा जाना चाहता हूँ। तो मैंने अप्रोच प्रॉपर डायरेक्शन में लिया थ्योरेटिकल अप्रोच में। फिर विदिन 2020 पीसीएस के एग्जाम्स काफ़ी आ रहे थे, सेपरेट एग्जाम्स आ रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि अभी थोड़ा गेट ईएससी को साइड रखते हैं, क्योंकि उसमें 10,000 रैंक आ रहे हैं, 8,000 रैंक आ रहे हैं। तो वो मेरे लिए अभी कप ऑफ टी नहीं है, अभी मैं इसे थोड़ा साइड करता हूँ। फिर मैं पीसीएस की ओर भागा। तो पीसीएस की ओर भागा। मेरी अब अप्रोच सही हो गई थी, थ्योरेटिकल अप्रोच जानी है। बस अब मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ पीसीएस एग्जाम देना शुरू किया। लेकिन हो क्या रहा था, मेरी तो अप्रोच सही थी, लेकिन मैंने दिक्कत क्या हो रही थी, पीसीएस की एग्जाम्स हर 1 महीना 15 दिन में आ रही थी कंटिन्यूअस। तो मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो मैंने 6-7 और पीसीएस के एग्जाम दिए, एचपीसीएस के दिए, एनएलसी के दिए, सीआईएल वगैरह बहुत सारे एग्जाम दिए पीसीएस के। तो 0.5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स ऐसे से बच रहे थे। मुझे ये समझ में आया कि मेरी अप्रोच तो सही है, लेकिन मेरी फोकस मल्टीपल है। तो मैंने सिंगल फोकस किया, अप्रोच अप्रोच सही और सिंगल फोकस टारगेट किया। मैंने सोचा कि सिंगल फोकस टारगेट करते हैं और जोर से हिट मारते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दे दिया था, मैंने सोचा कि अभी एक बढ़िया चीज़ है, मैं ट्राई करता हूँ। तो हुआ क्या कि विद इन 2021 अगस्त में यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर का वैकेंसी आया। और इतनी बल्क अमाउंट ऑफ वैकेंसीज मैकेनिकल में मतलब कि एक सपना ही है, मतलब इतना कभी आते नहीं है। तो मैंने सोचा मैंने सारे एग्जाम्स को सेपरेट किया, सारे पीएसयू एग्जाम को मैंने सेपरेट किया, हटाए वहां से। मैं सिर्फ सिंगल फोकस किया यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर पे, एकदम सिंगल फोकस किया। और मैंने ऑलमोस्ट 6-7 पीएसयू मैंने एग्जाम छोड़ भी दिए हैं। वो अगर 7 महीने चलता तो मेरे 40+ पीएसयू एग्जाम्स हो जाते हैं। मैंने 6-7 पीएसयू एग्जाम छोड़ दिए ओनली फॉर पॉलिटेक्निक लेक्चर। और सिंगल फोकस करने के कारण मैंने 2-3 महीना अप्रॉक्स में टाइम दिया, और थैंकफुली मेरे रिटर्न में काफी अच्छे स्कोर थे, अप्रॉक्स 550+ स्कोर थे। तो रिटर्न में अच्छे स्कोर होने के कारण फिर थोड़ा सा बूस्टअप हुआ। फिर मैंने फिर वही सर आपके इंटरव्यू गाइडेंस पर मैंने आपके वीडियो 3 to 4 टाइम्स देखे। मतलब कि एक आपने जो जो बोल रहा था ना, आपने जो बोला था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक्चुअली एक एक वर्ड मैंने वो रिपीट किया हुआ था। तो हिंदी में वो लिख लिख के एकदम अपने लैंग्वेज में वैसे कैसे कैसे किया हुआ था। तो उसे मैंने रिपीट किया, वो काफी मुझे बूस्टअप किया और काफी मुझे हेल्प हुई। तो मैं इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंट रहा उस चीज को लेकर, और वो रिफ्लेक्ट किया और फाइनली सर सिलेक्ट हो गया सर। Wonderful, wonderful, Gaurav. Okay, Gaurav, so it is wonderful. So I'll ask couple of things from you on the basis of whatever you told, Gaurav. आपने बताया कि आपने बहुत से एग्जाम्स लिखे, कुछ रफ आइडिया है कि कितने एग्जाम्स आपने लिख चुके होंगे पीएसयू के सारे समय? सर ऑलमोस्ट 30+ प्लस एग्जाम्स आप लिख चुके हैं, और हम ये बोलते हैं एवन सर किसी का भी रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, ये पहला ही था यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर, इसका रिटर्न भी क्लियर हुआ, इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, इवेंचुअली सिलेक्ट हो गए। यस सर यस। तो मतलब 30 एग्जाम लिखे जिनमें कोई सक्सेस नहीं मिली, और जो फिर आपने फाइनली जिसमें सक्सेस मिली वो पूरी तरह से मिल गई, मतलब रिटर्न भी हो गया, इंटरव्यू होगा, इवेंचुअली सर मतलब सर इससे पहले मैंने एवन ना प्राइवेट का ना गवर्नमेंट का पहली बार मैंने इंटरव्यू ही दिया था, मैंने अपने लाइफ में पहली बार इंटरव्यू ही दिया था ना प्राइवेट का ना। मेरे को एक बात बताइए गौरव, आप बिहार से हैं और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत से बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के। तो जब आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के लिए आपने डेडिकेटेड अपने आप को टाइम डिवोट कर दिया,
तो आपको ऐसा लगा नहीं कि शायद बिहार से हूँ और उत्तर प्रदेश में मेरे को ना जॉब मिले और शायद वहां पे मेरे को ना रखा जाए, कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आया? था सर दिमाग में, लेकिन एक 70 सीट्स थे ऑलमोस्ट जनरल के थे। हम्म, और मुझे पता था कि मतलब कि उनके भी अनरिजर्व सीट है, तो उनमें ओबीसी भी आएंगे, ईडब्ल्यूएस भी आएंगे, सब सारे आएंगे, तो 20 अप्रोक्स सीट तो हमारा रहेगा ही। हाँ और अगर सर 10 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, तो अपना हिट तो मारना ही है ना। हाँ। कितना भी आएगा सर बस तो ये अपना। यही चीज मैं जानना चाहता हूँ कि सपोज जर्नल की 20-25 सीट्स हैं यस सर। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, सबसे ऐसा बड़ा यू वांट, यस सर, यू पॉपुलेटेड वांट स्टेट। बिलीव सर कि 20-25 जो जनरल सिलेक्टेड हुए उसमें से सर अदर स्टेट के, अदर देन यूपी, सर मैक्सिमम सर 6 से 7 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं हाँ मैं वही आर बोल रहा हूँ स्टेट। कि चांस ये 6-7 में मेरे को ज्यादा लगता है, बिकॉज चांस देते नहीं है वो लोग। क्योंकि आप समझो ना कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन है। अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम आएगा, आ रहा है, उसका भी आ रहा है। तो यस हर यस। स्टेट चाहती है कि अपने बच्चों को जॉब्स मिले। हाँ तो जब ये। आपने पूरा डेडिकेट कर दिया अपने आप को, तो ये मोटिवेशन कैसे कि आपको ये पता ही होगा कि चलो 70 सीटें हैं लेकिन आपके हाथ में 25-30 आएंगी, उसमें भी आप बाहर स्टेट के हो, तो ये चैलेंजिंग टास्क है बहुत ज्यादा। फिर भी उसके लिए मोटिवेट कर देना और मोटिवेट होके आप तैयारी कर देना, ये आपको कैसे लगा कि आपका हो सकता है? सर मुझे पता था कि अगर सर ये जो वैकेंसी थी, सर मुझे लगा कि अगर मैं पूरा एफर्ट से अगर टारगेट करता हूँ, हिट मारता हूँ सर, तो मेरे लिए अगर 4-5 वैकेंसी अगर बाहर की है, वो पॉसिबल है। मतलब कि अगर प्रॉपर डायरेक्शन में पूरा एफर्ट मारता हूँ, अगर 4-5 वैकेंसी अगर है उसके सामने, तो मैं पूरा हिट से मार सकता हूँ। और सर ये सर इसका निगेटिव इम्पैक्ट मैंने सोचा ही नहीं था कि निगेटिव क्या हो सकता है, मैं पॉजिटिव ये अप्रोच सबसे पे था। ये मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये यही सर यही मैं। पॉइंट मैं सुनना चाह रहा था कि हाँ जब आप किसी टारगेट के लिए चलते हैं तो टारगेट की डिफिकल्टी देख के आप डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट जो नहीं आपने लास्ट में बताया ना कि सर मैं तो चला था बस पॉजिटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स को दिमाग में रखनी है। मैं नहीं। इसलिए क्वेश्चन बार बार आपसे पूछ रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। नहीं सर, ये मेरे फ्रेंड्स भी बहुत मतलब बोलते हैं कि मतलब कि दूसरे स्टेट में इतना फोकस किया, आपको मतलब हाँ 6-7 हाँ एग्जाम छोड़ दिए, इतना बड़ा रिस्क हाँ। मैंने भैया सबसे भी लिया था गाइडेंस, हम्म, तो उन्होंने पूरा पीसीएस का एग्जाम मत छोड़ो, ये बहुत हम्म, रिस्की हो सकता है। हाँ हाँ। बट मैंने कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचा ही नहीं था, मैंने अपने पे विश्वास था, भगवान पे विश्वास था, आप लोग का गाइडेंस था, प्रॉपर टीचर लोग का सबका प्यार था, ब्लेसिंग्स था। मुझे भरोसा था कि मैं करूंगा तो कुछ ना कुछ मतलब कि पॉजिटिव, मैंने निगेटिव ने सोचा ही नहीं था पहली बात तो गौरव फाइनली बहुत, पॉजिटिव अच्छे सोचेंगे तो अच्छा होगा। ये बहुत बहुत अच्छा आपका था जो पॉइंट आपका था ना, क्योंकि इससे बहुत से बच्चों को पूरे इंडिया में बहुत से एग्जाम्स होते रहते हैं और स्टूडेंट्स को इससे मोटिवेशन मिलेगा कि साहब अपनी ही स्टेट में नहीं दूसरी स्टेट में भी आप जॉब ली जा सकती है, जैसे आपने ये करके दिखाया है। और ये बहुत अच्छी चीज है और इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज बच्चों को नेशनल टैलेंट मिलना चाहिए, स्टेट टैलेंट नहीं, नेशनल टैलेंट मिलना चाहिए कि अगर कोई टीचर कहीं किसी और स्टेट का बहुत अच्छा है तो वो उस स्टेट के बच्चों को उसका बेनिफिट भी मिल जाना चाहिए। दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। सर और सर मैं एक चीज बड़ी अच्छी भी लगी थी कि यूपी पीसीएस की जो हम लोग वहाँ पर देने के लिए गए थे इंटरव्यू, वहाँ पर तो एक सर मतलब कि काफी कॉन्फिडेंशियल लगा, मतलब कि काफी ट्रांसपेरेंट, बड़ा अच्छा लगा था, वहाँ फील हुआ था, मतलब कि हम एक नंबर से डिनोट होते हैं हम लोग एक। हाँ वो मुझे काफी लगा था, मुझे मतलब कि हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी जाती है अंदर, हम लोग नंबर सही से डिनोट होते हैं। सही है तो वो सही मुझे काफी है। अच्छा एक्सपीरियंस लगा मतलब इंटरव्यू। हाँ, जैसे हम सुनते हैं कि साहब वो धांधलेबाजी चलती है और ऐसा चलता है, इज्म चलता है, वो सब चीज खत्म हो गई और वो वो सर बहुत मुझे नहीं अच्छी लगता। है, वो बहुत अच्छा यस है सर, गौरव। यस। मतलब यस आप यस। बिलीव नहीं करेंगे कि इट इज कितना अच्छा लगता है जब ये पता लगता है कि टैलेंट के बेस पे यस रिकॉग्निशन यस। मिलता है, टैलेंट के बेस पे चीजें मिलती हैं। ये बहुत अच्छी चीज है और इंडिया को ये चीज की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली अब सर। अब गौरव चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो है आपका इंटरव्यू पार्ट। कि जब आप वहां पे गए तो आप अपना पूरा शेयर कीजिए कि आपका इंटरव्यू किस तरीके से गया, उन्होंने आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अलग यस अलग सर। ब्रांच के बच्चों का भी इंटरव्यू है। तो मे बी आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। ओके सर। सर एक्चुअली मैं 9 बजे वहाँ पर 7-9 बजे पहुँच गया था वहाँ पर हम्म, आयोग। तो उसके बाद मैंने अंदर हुआ सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, ऑलमोस्ट 1.5 से 1.5 घंटे के आसपास की। तो मैं 10:30 के आसपास मैं हॉल में पहुंच गया जहाँ इंटरव्यू होता है, मतलब वहाँ सबको बैठाया जाते हैं, वहाँ से इंटरव्यू के लिए लेके जाया जाता है सबको। हम्म, तो हुआ कि एक्चुअली वहाँ बैठा मैं 10:30, वहाँ रैंडम होता है, मतलब कि आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं होता, आपको कभी बुला सकते हैं, जस्ट आप पहुंचे तभी बुला सकते हैं, कभी पूछा सकते हैं। मैंने मतलब कि बैड लक बोलिए, मतलब क्या ही बोले, मेरा सबसे लास्ट था, मेरा 2 बजे हुआ था लास्ट। तो अच्छा मेरा भूख भूख से मेरा हालत खराब था और डर भी बहुत लग रहा था, सबसे लास्ट कैंडिडेट मैं था, ऑलमोस्ट 1-2 थे उसके बाद। तो हम्म, फिर मैं 2 बजे के बाद गया और मैं, मेरे पैनल के नाम था प्रेमनाथ सर, हाँ वो हाईकोर्ट के जज है। तो वो, हाँ वो सर, वो प्रेमनाथ सर का पैनल था हमारा। तो मैं वहां गया तो ऑपरेशन टाइप का बॉल्ब जल रहा था बाहर में, रेड आईसीयू के बाहर जो रहता है रेड ग्रीन बॉल्ब, वो चल रहा था, वो अलग ही था, डर पैदा करता है।
तो वो जल रहा था, फिर जाके हाँ वो ग्रीन जला तो फिर मैं अंदर से इंटर किया। तो उन्होंने फिर मैं एक्चुअली में ग्रीट करना भूल गया था। एक्चुअली उन्होंने बात से मुझे पता नहीं ट्रैप था वो क्या था, मैं जैसे ही अंदर घुसा तो वो मुझे बात करने लगे कि आपको मैंने पहले भी कभी देखा है, तो ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं बोला सर नहीं सर पहली बार आया हूँ सर, ऐसा वैसा बात होती थी। और फिर मैं उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला तो मैं बैठ गया। तो बैठ गया फिर मुझे याद है कि मैं ग्रीट करना भूल ही गया, लेकिन वो लिटिल बिट ऑकवर्ड हो जाता है कि मैं फिर बैठ के बोलूँ गुड आफ्टरनून सर, ऐसा कुछ। तो मैंने फिर नहीं बोला। तो उसके बाद सर ने स्टार्ट किया क्वेश्चन पूछना। तो सर ने पूछा कि प्रेशर और मतलब कि स्ट्रेस को आप अपने बॉडी के टर्म में बताएं। मतलब कि आप ऐसे मत बताएं सॉन्ग के टर्म में कि प्रेशर ये होता है, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस ये होता है, सॉलिड के लिए होता है, लिक्विड के लिए, सब कुछ नहीं बताएं। आप सिंपल बताएं अपने माइंड पे बताएं, अपने बॉडी पे क्या इफेक्ट है प्रेशर स्ट्रेस का। तो मैं थोड़ा सा मैं सोचा और स्ट्रेस तो मैं बोल दिया सर स्ट्रेस माइंड पे जनरेट होता है। और सर प्रेशर का सर मैंने बोला कि सर मुझे कोई बॉडी में अगर टच करेगा हीट करेगा तो प्रेशर हो गया। सर बोले ना ऐसा नहीं होगा। तो फिर मैं क्या बोलूं, तो मैंने बोल दिया कि सर आसपास के जो एटमॉस्फेयर में सर बहुत सारे चीज होते हैं जिससे हम प्रेशर जनरेट होता है। तो सर ने बोला ठीक है दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर सर ने पूछा पावर ब्रेक और नॉर्मल ब्रेक में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने पावर ब्रेक नॉर्मल डिफरेंस यही सब बताना स्टार्ट किया। तो फिर एक्चुअली हो क्या रहा था सर कि ये हुआ फिर एक बगल में हम लोग के पैनल में पंजाबी सर थे, टेक्निकल मेंबर थे। तो चेयरमैन से डायरेक्ट उनके पास चला गया क्वेश्चन, उन्होंने फिर अपनी तरफ खींच लिया। और सर वो इतना प्रेशराइज कर रहे थे मतलब कि आपको ऐसा कंडीशन में डाल देते ना कि एक नॉर्मल बच्चा वो या तो इरिटेट हो जाएगा या तो गुस्सा हो जाएगा या तो फिर नर्वस हो जाएगा, पूरा रोने टाइप लग जाएगा। पूरा प्रेशराइज कर रहे थे कि तुमको नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कैसे आ गए हो, ये वो मतलब पूरा प्रिसाइज़ कर दिए थे। तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा था, तो वो मेरे लिए बेटर इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा कि जैसे लेथ में जो बहुत सारा लंबा वर्कपीस रहता है तो उसको बीच से सपोर्ट कैसे करते हैं? तो उसके लिए अंदर तो हम लोग बोले सर वो टेलीस्कोप में हम लोग वर्कपीस लगाते हैं तो वो बेंड नहीं करेगा वर्कपीस अगर लंबा रहेगा तो। तो उन्होंने पूछा था बीच में क्या लगाते हैं? तो तभी मुझे आइडिया नहीं था। तो मुझे वो जानना चाह रहे थे कि आखिर होता क्या है वो बीच में? तो बहुत सारा क्वेश्चन था, फिर बोले कि क्या-क्या टेस्ट किए हो तुम लोग, कौन-कौन सा लैब किए हो तुम लोग? तो मैंने बोला कि हम लोग सर तुम वो बोले कि तुम लोग सिर्फ टीडी बोलते हो और तुम लोग वर्कशॉप क्लास सिर्फ बोलते हो कि तुम लोग लैथिंग मशीन किए हो, तुम लोग सुन-सुन के आ जाते हो, कल परसों जो रिव्यू शेयर करता है ग्रुप में तुम लोग सुन के वही बोल देते हो कि सर लैथिंग किए है और टीडी किए है। तो पूरा वो नर्वस कर दिए थे कि तुम घूम फिर के बहुत बात बोलते हो, क्लियर नहीं बोलते हो। एक चीज़ था मेरा कि मैं काम रहा और कॉन्फिडेंट रहा, स्माइल कर रहा था, गलत देखिए नहीं आ रहा था तो सॉरी बोल रहा था, वो मेरे पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे लगता है था। और मैं उतना इरिटेट नहीं हुआ, ना गुस्सा हुआ, ना नर्वस हुआ। मैं सिंपल था, स्माइल कर रहा था और नहीं आ रहा था तो मैं चुप था। मतलब कि सॉरी बोल के ये था काम था। उसके बाद जो सेकंड वेव में मेरा शिफ्ट हुआ, उन्होंने काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे। मतलब कि वही सारे व्हाट इज़ बायोट नंबर, तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंट आ गया क्योंकि व्हाट इज़ बायोट नंबर, नसेल्ट नंबर, सिस्टम अप्रोच, कंट्रोल अप्रोच क्या होता है, फिर थर्म न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग क्या होता है। मतलब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तो मैंने उनके 70 से 80% जवाब दिए सेकंड मेंबर के। फर्स्ट मेंबर से उन्होंने पूरा मुझे प्रेशराइज़ कर दिया था, मतलब कि अब कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा वाला प्रेशराइज़ कर दिया था। तो फिर ओवरऑल मेरा एवरेज ही रहा था इंटरव्यू, लेकिन ये था कि मैं नर्वस नहीं हुआ था, कॉन्फिडेंट था। और मे बी लगता है वही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि मैं इंटरव्यू निकल गया और रिटन में भी अच्छे मार्क्स थे तो सेल्फ हुई। ओके गौरव, आपके कितने मेंबर्स थे वहां पे? नहीं सर 2 टेक्निकल मेंबर्स थे और 1 चेयरमैन थे। हाँ, तो चेयरमैन साहब वो हाई कोर्ट के जज थे जो आपने बताया। यस, यस सर। तो मुझे उनकी मतलब तरफ। डर, हाँ। वो सर करिश्मा ऐसा लग रहा था ना, मतलब कि फील आ रहा था। तो इवेंचुअली मुझे ये हमको बाद में पता चला, पहले पता चलता तो मैं डर जाता। वो तो बाद में पता चला ना, उनके अजब ही अलग ही करिश्मा होता है, मतलब चेहरा पे वो थोड़ा अलग ही हल्का हल्का स्ट्रिक्ट टाइप के भी थे। मतलब कि मतलब अजब वो थोड़ा-सा मतलब कि लग रहा था कि कुछ है, मतलब बहुत बड़े पोस्ट में, ऐसा फील आ रहा था। तो वो आपको उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे? उन्होंने मुझे नॉर्मल ब्रेक और वही प्रेशर स्ट्रेस के टर्म में पूछा कि बॉडी के टर्म में बताइए प्रेशर और स्ट्रेस क्या होता है। और एक उन्होंने पूछा नॉर्मल ब्रेक और पावर ब्रेक के बारे में पूछा। और एक उन्होंने पूछा कि जब हम किसी बॉडी को पानी में गिराते हैं या आप किससे ज़्यादा बर्न होंगे? आप स्टीम से ज़्यादा बर्न होंगे या आप गर्म खौलते हुए पानी से ज़्यादा बर्न होंगे? तो मतलब कि ये सब क्वेश्चन पूछा, मतलब इतना ईज़ी क्वेश्चन मतलब 10 में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन वो दिमाग में वो ऐसा उस स्टेट ऑफ टाइम पे नहीं माइंड, आता। हाँ, स्टेट ऑफ माइंड हो गया था कि मैं अगर बोल भी देता ना कि स्टीम से ज़्यादा बर्न होता है, तो वो क्यों पूछ देते? मेरे पास वो उसके उनके बाद वहाँ से मैं लौटा तो मुझे आंसर याद था, लेकिन वहाँ मुझे पूरा ब्लैंक हो गया था। तो मैंने डायरेक्ट बोला कि ब्लफ करने से अच्छा है कि बात बढ़ेगा, उससे अच्छा सॉरी बोल दो। तो हाँ, कितनी देर चला होगा आपका सारा इंटरव्यू गौरव? सर एप्रॉक्स 15 मिनट्स। 15 मिनट चला होगा। अच्छा, यस अब सर। मेरे को गौरव ये बताइए कि जैसे इंटरव्यू में बच्चे जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है इंटरव्यू के अंदर, जिससे आप बोल सकेंगे नहीं साहब इंटरव्यू ठीक चला जाए और ठीक होता है?
सर मुझे लगता है सर इंटरव्यू में आपको सबसे पहले तो ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट, और सबसे ऑनेस्ट कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट तो आप, रहो और ऑनेस्ट रहो। हाँ हाँ, मतलब ऐसा बात नहीं कि आप 10 में आप 10 जवाब दे दिए तो आपको 70 प्लस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लड़के जिन्होंने 10 में 8 भी जवाब दिए, 10 भी जवाब दिए, उन्होंने 50 से कम मार्क्स मिला, 45 मार्क्स मिले, 50 मार्क्स मिले। वो ये बात हो जाती है कि वो आंसर पे डिपेंड नहीं करता, वो टोटल आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। मतलब आप कितने कॉन्फिडेंट, आपको नहीं आ रहा तो कितने कॉन्फिडेंस से सॉरी भी बोल रहे हैं, नर्वस नहीं हो रहे हैं। आप 10 में 5 4 ही 5 बताइए, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से और अच्छे से बता रहे हैं तो आपको 60 प्लस आराम से स्कोर मिल जाएगा। मतलब ब्लफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं नहीं, आंसर करते ब्लफ करते नहीं, गलत आंसर लपड़े करने, नहीं तो वो जो है वो आपके नेगेटिव चला जाएगा। ब्लफ नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है, अगर ऐसे कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना जो इरिटेट हो जाए। वो सिंपल इंटरव्यू देना है, रिलैक्स होकर देना है, और कॉन्फिडेंट देना है, और ऑनेस्टी में देना है, तो सारी चीज इजी हो जाए। तो जब आपका खत्म हुआ गौरव, तब कैसा रिस्पॉन्स था? फिर तो आपने खत्म होते टाइम तो थैंक्स किया एक्चुअली होगा उनको। एक्चुअली सर मैंने उन्होंने पूछा कि आपका, मतलब कि वो फर्स्ट समझ गए थे कि सेकंड नंबर में ठीक गया, तो मैं हल्का सा कॉन्फिडेंट में आया था। तो उन्होंने फिर जाते जाते पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने पता नहीं, उन्होंने लाइट मूड करने के लिए बोला हो कि प्रेशराइज इंटरव्यू था। पंजाबी सर जो थे बगल में, उनका नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं है, वो टर्बन पहने थे, इसलिए मैं पंजाबी बोल रहा हूँ। तो वो पहने हुए, तो वो बोल रहे थे, तो पूरा प्रेशराइज कर दिए थे मेरे को। तो अब मैं क्या करूँ मैं तो उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा हॉबीज के लिए कि आप क्या करते हो, तो मैंने बोला सर सिंगिंग सिंगिंग मेरी हॉबी है। तो कौन सा फेवरेट गाना है? तो मैं बोला सर मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो वो हंसने लगे सब मिलके, तीनों तीनों मिलके बहुत हंसने लगे। तो फिर वहां से बोले कि फिर ठीक है आप जा सकते हैं, तो थैंक यू बोल के मैं वहां से निकल गया। मैं वहां से निकला तो मैं बहुत, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत नर्वस था। तो जब रिजल्ट आया तो मतलब कि इतना मैं लिटरली मैं रोने लगा। एक्चुअली फर्स्ट टाइम था तो मैं लिटरली रोने लगा, ट्रैम्बल करने लगा था मैं, क्योंकि मुझे लिस्ट में नाम देखा ना, तो पता नहीं मुझे Obviously, ओवरवेल्म्ड हो गया था। क्योंकि जब ऑब्वियसली यार आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना चीजें, क्योंकि आपको इतना फेलियर मिला है पीछे, कभी इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पाए और फाइनली सिलेक्ट ही हो गए, तो और वो इतनी अच्छी जॉब मिली है। मतलब सब वो ऐसा फीलिंग होती है ना सर फर्स्ट टाइम, मतलब कि वो इनक्रेडिबल होती है, मतलब वो आप वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो आदमी वो सिर्फ फील कर सकता कभी भी नहीं बता सकते आप, है। नहीं सर, वो उसी टाइम पे नहीं, फील की जाती है बस थोड़ी देर के लिए। यस सर, यस, दैट इज बस बस उसी। अच्छा, पूरे इंटरव्यू में उनको ये पता नहीं चला होगा क्या बिहार से हैं? नहीं सर, उन्होंने एवन सर, एवन उनका नाम भी, मेरा नाम भी पता नहीं था उनको। हम्म, वो सिर्फ एक नंबर था 25 27 ऐसे करके नंबर था, बस उससे वो जान रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। एवन सर आपका जो इंटरव्यू लेटर होता है ना, उसमें भी लिखा हुआ है कि वो अगर कास्ट पूछते हैं या कुछ और पूछते हैं तो वो मना है, आप केस भी कर सकते हैं, मतलब वो एकदम प्रोहिबिटेड है, वो नहीं पूछ सकते। ये बहुत अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है, दिस इज रियली गुड, बिकॉज जात यस पे, सर। धर्म पे या बाकी इज्म पे, स्टेट के बेस पे जॉब्स नहीं होनी चाहिए, टैलेंट के बेस पे होनी चाहिए। गौरव, मैंने और इस सर चीज को सबसे अच्छी बात है कि इतनी शानदार इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, और सबसे अच्छी बात है सर कि मतलब कि इतनी जनरली गेस्टेड ऑफिसर या किसी की पोस्ट जो होती है, या ऑलमोस्ट कोई भी स्टेट में 3 से 4 साल लगाती है, इन्होंने 6 विद इन 6 मंथ के अंदर सारा रिक्रूटमेंट करके फाइनल रिजल्ट दे दिया। देखो अभी इंटरव्यू चल ही रहे हैं, आप सोच हाँ, लो इलेक्ट्रॉनिक्स के चल रहे हैं, मतलब मैंने चल रहा पहला है। देखा है ऐसा एग्जांपल जिसमें अभी इंटरव्यू चल रहे हैं और हाँ, कुछ बच्चों का रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट भी दे रहा है सर, बहुत फास्ट कर रही है गवर्नमेंट, मतलब कि इससे रिक्रूटमेंट में इससे बहुत हाँ, इससे क्वाइट बच्चों को इम्प्रेसिव। मोटिवेशन भी बहुत मिलेगा गौरव। यस सर, यस इससे सर। जो बच्चा तैयारी करता है ना, अगर उसको लगे कि साहब इंटरव्यू होगा, पता नहीं कब होगा, फिर वो दोबारा से कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा मोटिवेट नहीं रहता, उसको ना पढ़ने में इंटरेस्ट रहता, ना हम जैसे टीचर्स को पढ़ाने में इंटरेस्ट रहता है। अब ये क्या यस होता है सर, कि जो आपने मेहनत किया उसका रिजल्ट साथ ही साथ दिख जाता है, तो हर कोई मोटिवेट फील करता है। आप भी मोटिवेट फील करेंगे, जो टीचर्स जिन्होंने आप पे मेहनत की है वो भी मोटिवेट फील करेंगे, आपके पेरेंट्स मोटिवेट फील करेंगे, और आप एक अच्छे अध्यापक की तरह से मेहनत भी करेंगे। ये एक पॉजिटिविटी लेके आता है पूरे सिस्टम के अंदर। आप देखिए उन्होंने, यस उनको सर, बस एग्जैक्टली। ऊपर से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है, उनको ऊपर से ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है, और सिस्टम ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा सारे का सारा। अब आप सोचो, एकदम रिवर्स सोचो कि ऊपर से अगर करप्शन स्टार्ट हो जाए, तो फिर सारे का सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा, कैपेबल मुझे लोग तो जा नहीं पाएंगे और कैपेबल लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और एकदम पूरा सर, सिस्टम गलत हो जाएगा। ये है। खासकर सर मतलब कि इतनी फास्ट रिक्रूटमेंट तो पीएसयू को भी नहीं होती है। नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, नहीं होती है। तो आप बहुत सोचिए सारे, मैं, हाँ, नहीं होती। अब बस ये ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए, बिकॉज मेरे को जहां तक याद है पिछली बार ऐसा जब हुआ था ज्वाइनिंग बहुत लेट हो गया मैंने इस बार सुना है सर कि एक्चुअली इनको शायद अगस्त से सेशन स्टार्ट है। मैंने ऐसा सुना है कि एक्चुअली लास्ट जुलाई तक शायद में भी दे सकते हैं। था। अगर दे दें तो देन इट विल बेस्ट, बिकॉज आप स्टार्ट हो जाएं, आपका जॉब लग जाए और आप पढ़ाना स्टार्ट कर दें, तब हम इसको प्रोसेस को मान लेंगे कि कंप्लीट हो गया। लेकिन सपोज अब एक्चुअली डिले, सर, अगर 6 महीने से 1 साल अगर अपॉइंटमेंट में डिले होगा, तब भी ये डिले ही है, तो इट शुड एक्चुअली नॉट सर बी। एक चीज बताना चाहता हूँ मैं,
हाँ जी एक्चुअली सर मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे थोड़ा प्रिपरेशन में बहुत सारे इश्यूज आए, हेल्थ इश्यूज आए, बहुत सारे इश्यूज आए। और एवं सर ऐसा भी नहीं कि एग्जाम आ गया तभी। एग्जाम के सर इंटरव्यू था ना मेरा, उसमें क्या हो गया कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, उस दिन मेरे भैया की शादी थी, मतलब मेरे अपने अच्छा भैया की शादी थी, अपने भैया अच्छा की शादी थी। हाँ, अच्छा तो मुझे वो शादी छोड़ के इंटरव्यू देने जाना पड़ा। अच्छा, ये वाला जो अभी यूपीएससी का जो था। हाँ ये सर अभी इंटरव्यू था ना हाँ पॉलिटेक्निक का, तो हाँ वो हाँ हाँ, जस्ट मेरे भैया की शादी थी, अपने भैया की शादी थी। उसको तो छोड़ जब वो के फिर आप इंटरव्यू देने गए। छोड़ के जाना पड़ा, तो सर मतलब चलो, कि लास्ट इंटरव्यू तक मेरा स्ट्रगल मतलब कि चलता ही रहा। चलता ही रहा। एक्चुअली फाइनली वर्थ इट हो गया, वर्थ इट हो हम्म। गया कि सिलेक्शन हो गया, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है अपने भाई की शादी छोड़ के जाना, मतलब कि मुझे ऐसा। और वो हम बचपन में पढ़ते थे ना, अब्राहम लिंकन की स्टोरी पढ़ते थे। यस सर। उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या था कि वो पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहे अब्राहम लिंकन। हाँ और एंड में उनकी जो पहली सक्सेस थी ना, वो वही थी जब वो प्रेसिडेंट बने। उससे पहले उनको कुछ मिला यस ही सर, नहीं लाइफ में, वो वाइस कुछ प्रेसिडेंट भी नहीं नहीं बन पाए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं मिला उनको, वो तो ये जैसे सर हमारे ये इंडिया सर में बोलते हैं ना, एमएलए बना ना एमपी बना, कुछ नहीं बना। सीधा जाके प्राइम मिनिस्टर ही बन गया। एकदम समझे एकदम तो? ये सर काफी मोटिवेट किया था। ये सर आपने बोला एग्जैक्टली, ये मुझे भी पता था, मैं पहले मैंने पढ़ा था, बहुत मोटिवेट करता था। और ये सर मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी, मतलब मेरे दिमाग में चलता था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये कोट मुझे बहुत मोटिवेट किया है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छे दिन आएंगे जरूर। अपने से मेहनत करनी है, ऑनेस्टी रखनी है, तो जरूर आएंगे अच्छे वक्त। और सर फाइनली, और इस सर रिजल्ट आने के बाद मैं सर हैप्पी तो हुई, ओवरवेलम भी हुआ। सबसे बड़ी बात, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। तो अभी एक्चुअली अभी अभी गौरव, आपको एज अ टीचर आई विल first welcome you in the teaching community, and थैंक यू second I सर। tell you this is the best profession. Why? Because this profession can shape the destiny of a nation. एकदम एकदम। जिस स्कूल में पढ़ता था ना, गवर्नमेंट स्कूल में, उसकी दीवार पे एक चीज लिखी थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। उसमें लिखा हुआ था कि engineers mistake is reflected in the bricks, engineers mistake is reflected in the bricks, doctors mistake is reflected in the grave. वो ग्रेव में चली जाती है मिस्टेक, बट टीचर्स मिस्टेक इज रिफ्लेक्टेड इन द नेशन। अगर टीचर लोग गलती करेंगे ना, तो उनके जो बच्चे हैं वो पूरे कंट्री के अंदर रिफ्लेक्ट होता है वो जो गलती है उनका। एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, टीचर डेस्टिनी बनाता है, टीचर उस चीज से डील करता है जो कंट्री का भविष्य है। सर एंड एग्जैक्टली ये जॉब में मतलब सुकून है ना, मैं वो फील किया, मतलब कि अभी से उतना फील नहीं कर पाया, लेकिन जो मैं अपना जर्नी शेयर किया था, तो मुझे जो कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे फील हुआ कि आप लोग कैसा फील करते होंगे जब आपको कोई थैंक यू, मतलब कि आपको बोलता हुआ सर आपके कारण ऐसा हुआ, ये हुआ, तो आप लोग कितना ओवरवेल्म होते होंगे। तो वो मुझे फील हल्का सा ही हुआ, अभी तो उतना नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग को आप मतलब एक कि बात सर फील करो, आप एक बात फील करो गौरव, कि आपकी पढ़ाने से या आपकी किसी के साथ बात करने से, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर आपकी इंटरेक्शन सुन के बहुत बच्चा मोटिवेट फील करेगा। और ये हम लोगों के प्रोफेशन का पार्ट है। यस मॉर्निंग में 9 o'clock उठते ही अगर आपकी बात गौरव जैसे लड़के से हो जाए, जिसने इतना स्ट्रगल करने का सक्सेस अचीव किया है, तो आपका दिन सक्सेसफुल हो ही जाता है। दिस इज हाउ इट गोस एक्चुअली। और अगर हर टीचर, मैं आपको बता रहा हूँ, हर टीचर इंडिया का अपना काम 1 साल सीरियसली कर लेना, 1 साल, तो कंट्री डेवलप वैसे ही हो जाएगा। और जब हम बोल रहे हैं हर टीचर, तो इट हैज टू बी फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी, सब। और किसी दिन अगर ये चीज हो जाए, अब आप लोगों को यंगस्टर्स को किस्मत ने चांस दिया है, भगवान ने आपके ऊपर मेहर किया है, आपको पूरी मोटिवेशन के साथ अपने प्रोफेशन को आगे परस्यू करना चाहिए, डेविएट नहीं होना चाहिए, और एंड तक चलना चाहिए, सो दैट एट द एंड लोग बोलें कि नहीं साहब, जब भी बच्चे आपको मिले। और इसमें बेस्ट बात ये है कि जो आपका कस्टमर है, स्टूडेंट, वो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, और किसी प्रोफेशन में फीट टच नहीं होते, आप ये जानते हैं, किसी प्रोफेशन में नहीं होते। आपके स्टूडेंट्स आपके फीट भी टच करते हैं जब देखते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे लिए इतना काम किया है। सो दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन एक्चुअली, एंड यू यस शुड सर, गिव 100% फॉर दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, मैं वो फील किया सर, हल्का सा ही फील किया, 10% ही, लेकिन मुझे पता चला कि आप लोग मतलब बहुत अच्छा फील करते होंगे। आप लोग कोई बोलता होगा सर आपके कारण, मतलब कि वो मुझे पता चला कि यस, दैट कितना इज ट्रू, ग्रेट है, मतलब कि ग्रेट दैट फीलिंग इज आता है ये सर। बहुत चलो बहुत गौरव, so again let me thank you once again for coming here, and let me congratulate you, your entire थैंक यू सर, family, for this success. Thank you थैंक Gaurav. यू सर।